सत्यमस्ति सत्यमस्ति कपालमस्ति कपालमस्ति रक्तं समर्पयामि रक्तं समर्पयामि भगवते समयनन्दा भगवते समयनन्दा दृश्यो भवामि दृश्यो भवामि शैतान विभूतियं समर्पयामि यथां विभूतिं समर्पयामि यश यश मम स्वाहा यशि यशि मम स्वाहा पश्यति तं तं कलं स्वाहा पश्यति तं तं कलं स्वाहा। सिर्फ लौबान है बस। पापा आपने अभी जो मंत्र सिखाया वो एक्चुअली किसकी पूजा के लिए था? दो बातें। पहली बात, इस सेशन में मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, सिर्फ प्रोफेसर कामत हूं। और दूसरी बात, ये काले जादू की क्रिया है। काला जादू लोग अपनी अलग अलग तरह की इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन इसमें पूजा सिर्फ शैतान की होती है। तो प्रोफेसर कामत, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि काले जादू की विधियां काम करती हैं? I mean, क्या सच में शैतान लोगों को वरदान देते हैं? प्रकाश, प्राचीन साहित्य में ऐसे कई व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्होंने शैतान की पूजा करके अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने का वरदान प्राप्त किया है। कई लोगों का दावा है कि वो लोग अमर हो चुके हैं, अमर, और समाज की भीड़ में छिप के रह रहे हैं। अब तुम इसे कहानी समझो या सच, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और हां, ऐसे भी उदाहरण हैं कि भगवान से पहले शैतान अपने भक्तों की सुनता है। अब तुम भगवान पे विश्वास करो या शैतान पे, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। हाय मामा। अरे मैं अब भी जस्ट डांस क्लासेस से निकली हूँ। नहीं, मैं घर नहीं आ रही हूँ। अरे मेरी एक मीटिंग है, वो बोरीवली वाली आइस फैक्ट्री है ना, हाँ वहाँ पे। एक डायरेक्टर है, वो अपनी मूवी का सॉन्ग कोरियोग्राफ करवाना चाहता है। मुझे क्या पता वो लोकेशन पे क्यों बुलाया है, होगा मूवी का लोकेशन। ठीक है मम्मा, मैं आपको कॉल करती हूँ, मीटिंग खत्म करके कॉल करती हूँ। चलो बाय। मिस्टर अमर, कोई है यहाँ पे? मिस्टर अमर, मैंने ही तुझे फोन किया था और मैं अमर नहीं हूँ, पर बहुत जल्द हो जाऊंगा। मैं तेरी बलि अपने शैतान को चढ़ाने जा रहा हूँ।
रवि साहब, अपने को यहाँ क्यों पकड़ के लाया है? आपको तो पता है ना, अपन ने सारा धंधा बंद कर दिया है। अब 4 महीने से अपन तो गांव में था और जैसे ही मुंबई में पैर रखा आपके लोगों ने उठा लिया। ए, जबान बंद कर अपनी। अब गलती हो गई साहब। अगर किसी ने मुंह खोला ना तो मुंह में डंडा डाल दूंगा। लेकिन साहब बात तो सुनो। साहब हमारी थोड़ा सा बात तो सुनो साहब। साहब ओ साहब, क्या हाल है दवे? ये ले यार पुराने केस की फाइल्स। वो वरुण कुछ दिन छुट्टी पर गया है, मुझे आना पड़ा। क्या मैंने सुना तू शहर के सब धुरंधर लोगों को अरेस्ट कर रहा है? हाँ केडी, भाई सीरियल किलिंग का केस। बैठो तुम। समझ में नहीं आ रहा, शहर में खून पे खून हुए जा रहे हैं। अब शहर में जितने लोगों पे शक था मुझे, मैंने सबको अंदर कर दिया। उम्मीद है कि अब कोई बुरी खबर नहीं आएगी। दवे तुझे लगता है कि जिन्हें तूने अरेस्ट किया है उनमें से कोई हत्यारा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देख अब तक 5 हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग घटनास्थल पर, और किसी भी घटनास्थल से एक छोटा सा प्रमाण भी नहीं मिला, जिसका यह अर्थ होता है कि बहुत शातिर है हत्यारा। हत्या करने के बाद हर एक सुराग बड़ी सुंदरता से मिटा देता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, क्या छठा खून? आइस फैक्ट्री में एक और लाश मिली और उसी ने मारा है। मैं चलूं तेरे साथ? हो सकता है कोई मदद मिल जाए। चलो। 6 बार? हाँ केडी, जिस नंबर का खून, किलर उतनी बार विक्टिम पे हमला करता है। जब पहला खून हुआ उसने 1 बार हमला किया और दूसरे खून के टाइम उसने 2 बार हमला किया, और ये छठा खून है इसलिए उसने सना की बॉडी पे 6 बार हमला किया। बस एक बार वो किलर मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका वो हाल करूंगा ना। शांत हो जा दवे, अपने क्रोध पे नियंत्रण रख। ये तो तय है कि हत्यारा जो भी है बहुत चतुर है। ये जितनी हत्याएं उसने की है, इसको जोड़ने वाली कोई कड़ी तो अवश्य है, और जब ये कड़ी हमें मिल गई। टॉर्च किसका है? बड़ी अजीब बात है, हर बार किलर क्राइम सीन को पूरी तरह से साफ करके जाता है, वहां पे कोई निशान नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार उसने इस टॉर्च पे अपना नाम लिखा है, भोला। साहब ये हमारा टॉर्च है। भोला तेरा नाम है? हाँ साहब, हम यहाँ के वॉचमैन हैं और हम ही तो आपको फोन किए थे। वो किलर इस लड़की को मार के चला गया है और ये सब यहाँ पे सजा के चला गया, तुझे पता तक नहीं है? हमने तो उस किलर को देखा भी और उसको पकड़ने का प्रयास भी किया। ये देखिए ना, ये यहाँ पे वो मार के भाग गया हमको। विस्तार में बताइए क्या हुआ? साहब रात में हम अपने रूटीन गश्त पर निकले हुए थे, जैसे ही हमको फैक्ट्री के बाहर वो कार दिखी, ये गाड़ी कहाँ से आ गई? घंटे भर पहले तो नहीं थी। हम जैसे ही उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश किए, उसने हड़बड़ा के हमारा टॉर्च हम ही को मार दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका वो कॉपी का पन्ना हमने फाड़ लिया। किताब का पन्ना? कहाँ है किताब का पन्ना? ये लीजिए सर, आप देख लीजिए, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं लिखा इसमें। पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल है? ये तो लाइब्रेरी का मोहर है। एक सबूत तो मिल गया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कामत एकेडमी। योर ऑनर, क्राइम सीन से मुझे और केडी को एक पर्चा मिला जिस पर कामत एकेडमी का नाम एम्बोस हुआ हुआ। ये पेज किसी किताब का था और ये किताब प्रोफेसर कामत की लाइब्रेरी से थी। आगे की जांच के लिए मैं उनके घर गया। क्या है ये सब?
आप सब ऐसे कैसे इंस्पेक्टर? आप हैं प्रोफेसर संजय कामत जी। एक बात बताइए, आपकी एक कामत एकेडमी कहाँ है? यही है, मेरा घर ही मेरी एकेडमी। यहाँ मैं बडिंग हिस्टोरियंस को एंशिएंट सिविलाइजेशन पे लेक्चर्स देता हूँ। पूरे घर को छान मारो। साहब यहाँ कुछ भी नहीं मिला। साहब यहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो काला जादू का सामान नकली। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के दौरान सिखाने के लिए यूज करता हूँ, दैट्स ऑल। ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि सिखाने के काम आता है या फिर बलि चढ़ाने के। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरी पत्नी है सुधा, 2 बच्चे हैं सनी और गीता। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आते जाते रहते हैं। हाँ, एक ड्राइवर है केशव। उठ। ये केशव लगता है दारू पी के पड़ा है, उठा इसे। योर ऑनर, केशव जी का एक बैग बरामद हुआ है। उस बैग में से एक हथियार बरामद हुआ है और उस हथियार पे इन्होंने जो छठा खून किया सना जी का, उनके खून के निशान पाए गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूँ। मैं माँ की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम ही खूनी हो और तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ब्लैक मैजिक सीखेगा। एक्चुअली प्रोफेसर संजय कामत जो है वो ब्लैक मैजिक के सेशंस देते हैं, सिखाते हैं ब्लैक मैजिक। और जब वो क्लास लेते थे तब केशव जी बड़ी दिलचस्पी से ये क्लास सारे सुनते थे, लेक्चर सुनते थे। और तब इनके सर पे ये भूत सवार हो, इनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं मैं भी वो सारी शक्तियां हासिल करूं जो एक इंसान ब्लैक मैजिक करने के बाद हासिल करता है। क्यों ना मैं भी एक सुपर ह्यूमन बन जाऊं। इसीलिए उन्होंने एज आई सेड 6 खून किए। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि केशव जी को एक बार नहीं 6 बार फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि हम ये मिसाल कायम कर सके कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक जैसी धक्यानुसी बातों पे बिलीव नहीं करता। इनको तो फर्स्ट टाइम योर ऑनर इन माय लाइफ टाइम मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि मेरे जो सीनियर हैं पाठक साहब, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। नहीं पाठक साहब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने योर ऑनर। मैं जायसवाल साहब की बात से सहमत हूँ कि हमारे कानून में अंधविश्वास और काला जादू का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हमें इसे दंडित करके एक मिसाल कायम करना चाहिए। किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हुई योर ऑनर कि केशव ने ये 6 खून किए। नहीं, लेकिन मैंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उस आपने जो सबूत पेश किए हैं वो कई प्रश्न भी खड़े करते हैं योर ऑनर। ये पूरी तरह से संभव है कि हत्यारा कोई और है और उसने केशव को फंसाने का प्रयास किया है। केशव की जब मेडिकल जांच कराई गई तो पता चला कि इनके शरीर में मदिरा नहीं और ML4 नामक एक ड्रग था, ये रक्त ML4 का सेवन योर ऑनर दौलतमंद व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि इसका 1 ग्राम 10,000 रुपए से भी ज्यादा का आता है, जो केशव के बस की बात नहीं। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि केशव शहर के इन 6 व्यक्तियों की हत्या क्यों करेगा। अपने जीवन में ये कभी उन 6 व्यक्तियों से मिला तक नहीं। सीधा साधा साधारण सा ड्राइवर है, उनकी हत्या करने का कोई कारण नहीं है इनके पास। द्वितीय बात यह है, जब पुलिस ने केशव की खोली की छानबीन तो उन्हें वो पुस्तक नहीं मिला यार, जिस पुस्तक के पन्ने से इस केस का आरंभ हुआ। संभवतः उस हत्यारे को उस पुस्तक की अब भी आवश्यकता है, इसलिए उसने अपने पास रखी है वो किताब। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि डिफेंस को प्रश्नों के उत्तर की खोज करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। केडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केशव निर्दोष है? तू तो जानता है दवे, जब तक कोई व्यक्ति दोषी प्रमाणित नहीं हो जाता मैं उसे निर्दोषी समझता हूं। मैं जो भी हूं,
असल हत्यारा जो भी है उसे खोज निकालने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उसने इन 6 लोगों को ही क्यों चुना बलि चढ़ाने के लिए। रैंडमली चुन लिया होगा, जो जैसे मिला उसको मार दिया। नहीं दवे, अगर ऐसा होता तो हत्यारा वो वॉचमैन भुला को भी मार देता जिसके साथ उसकी हाथापाई हुई, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उसे जीवित छोड़ दिया। सोचने वाली बात है दवे। 6 व्यक्ति, सबसे पहले करण की हत्या जो एक कथक नर्तक था, दूसरा रोशन जो एक विश्व प्रख्यात एथलीट, तीसरे मिस्टर पटेल जो चौथे कर्नल साहब, पांचवी दिशा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुश्ती में पदक जीता था ना उसने, और छठी सना जो भी एक नर्तकी थी। सब अलग अलग, कि आयु अलग, व्यवसाय अलग, व्यक्तित्व अलग। पर केडी, इन सब में क्या कॉमन होगा ऐसा? कोई ना कोई तो समानता होगी। क्या इनकी हत्या क्या कोई निर्धारित समय पर की गई थी, दिन के या रात के? नहीं केडी, सबकी हत्याओं की टाइमिंग अलग अलग है। ये देखो, इस फाइल में सब कुछ है। ये कैसे हो सकता है? बड़ी मेहनत की है इसने। क्या देख रहे हो केडी? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा था भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कड़ी मिल गई है। व्यवसाय सबका अलग अलग है, उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं समानता है। और हत्या का समय देखा, ये देखो। करण की हत्या सवेरे 6 बजे। करण एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति था, नर्तक था, भाव भाव में थोड़ा सा स्त्री व्याची। और ये देख, दूसरी हत्या रोशन की सवेरे 9। रोशन का फ्यूचर, भविष्य मतलब उज्जवल होने वाला था। और ये तीसरे मिस्टर पटेल जो एक सफल स्थापित व्यापारी थे, उनकी हत्या का समय 12 बजे। और फिर कर्नल पांडे जो अपने जीवन के अंतिम श्रेणी में थे, उनकी हत्या दोपहर के 3 बजे। चौथा शिकार नर्तकी दिशा जो थोड़ी थोड़ी मर्दानी भी थी, उसकी हत्या शाम को 6 बजे। और फिर अंत में सना भी एक विनम्र व्यक्ति थी, उसकी हत्या रात 9 बजे। समझ रहे कुछ? केडी, ये सब तो ठीक है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। एक हत्यारे ने पहर के हिसाब से हत्या की है। सिर्फ हमारे यहां समय को 24 घंटों के हिसाब से नहीं, पहर के हिसाब से आंका जाता है। आज भी तब आफ्टरनून को दोपहर ही कहते हैं, तो दिन के अलग अलग पहर में यह हत्या की गई है। हाँ, समझ गया केडी। सक्सेसफुल बिजनेसमैन पटेल का खून तीसरा हुआ दोपहर के 12 बजे, क्योंकि दोपहर का सूरज सबसे तेज होता है। और चौथा खून रिटायर्ड कर्नल का, क्योंकि उनका जीवन भी सूरज की तरह ढल रहा था। केडी, तुमने सारी मिस्ट्री सुलझा दी, तो अब किस बात की टेंशन? क्योंकि तवे पहर 6 नहीं 8 होते, 6 ही लोगों की हत्या हुई, जिसका ये अर्थ होता है कि हत्यारा 2 और हत्या करने वाला है। हत्याओं को रोकने के लिए वो पुस्तक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ये विधि लिखी हुई है। कामत साहब, वो पुस्तक का पन्ना जो सीरियल किलर ने सना के हत्या के घटना स्थल पर छोड़ा, वो संभवतः आप ही के किसी पुस्तक का है, ऐसा दवे साहब का मानना है। क्या हम देख सकते हैं वो पुस्तक? वो एक्चुअली वो किताब मेरी लाइब्रेरी से गायब है, चुरा ली किसी ने। अच्छा, पुस्तक चुरा ली? ये आप ही की पुस्तक है, आपको उसका शीर्षक तो याद होगा, कहीं ये तो याद होगा कि वो समय से संबंधित है या नहीं। आपको कैसे पता चला? उस बुक का टाइटल था समय, काल की ढाल, काल की ढाल। काल की ढाल किताब है, काल की ढाल। हम जानते हैं उस किताब के बारे में?
ऑफ कोर्स। क्या आप अपने स्टूडेंट्स को उसी किताब में से कुछ मतलब सिखा रहे थे, कोई लेक्चर वगैरह ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ। कितने समय? यही कोई महीना 1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीना पहले जब आप ये किताब में से सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, तब क्या केशव जी आपके ड्राइवर जो हैं वो वहाँ मौजूद थे? जी मौजूद था। केशव बहुत इंटरेस्ट भी ले रहा था आपकी बात, बल्कि उसने इस विधि के बारे में 1-2 सवाल भी पूछे थे मुझसे। प्रोफेसर साहब माफ करना, इस विधि के बारे में मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछो, क्या बात है? आप बता रहे थे कि बलि चढ़ाने का भी एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है? योर ऑनर, ये जो काल की ढाल किताब है जो कामत साहब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, उन सबको पता था कि इतिहास के बारे में वो लोग पढ़ रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन केशव जी जो है वो उनके फ्यूचर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे एट द सेम टाइम। मतलब ये जो काला जादू से जो शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति कैसे खुद में आए, उसके लिए वो 2-4 सवाल भी पूछा, इंटरेस्ट ले रहे थे काला जादू के तहत। वो पावर हासिल करने के लिए उन्होंने 6 लोगों की बलि चढ़ाई। और एक बार फिर कहूंगा मैं योर ऑनर कि इस बार भी पाठक साहब मेरी बात से सहमत होंगे। अद्भुत बात है जायसवाल साहब, अद्भुत बात है कि इस बार भी मैं आपसे सहमत हूं और असहमत भी। योर ऑनर, अब तक इस केस में इतना तो सिद्ध हो चुका है कि ये हत्याएं काली जादू की विधि को पूरा करने के लिए की गई थी, बलि चढ़ाने के लिए। ये भी सिद्ध हो चुका है कि हत्यारा उस पुस्तक में जो लिखी हुई विधियां हैं उस पर विश्वास करता है, किंतु दुर्भाग्यवश जायसवाल साहब ये नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि हत्यारा केशव ही है। क्या मैंने मतलब क्या प्रमाणित, मैंने क्या ऐसा मतलब मैं बताता हूँ आप बताइए कामत साहब, ये जो पुस्तक है काले जादू पे समय काल की ढाल, ये आप ही के ग्रंथालय से चोरी हुई? जी। तो क्या कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में है ये पुस्तक? जी वो ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में है यार। अब मेरा मुवक्किल केशव बेचारा हिंदी भाषा भी बड़ी कठिनाई से पढ़ लिख पाता है, ये ब्राह्मी भाषा पढ़ना इसकी क्षमता में ही नहीं है। क्या लगता है आपको, ये पढ़ सकते हैं? नहीं आता शायद। नहीं, शायद नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं? नहीं आता है। इनके ग्रंथालय से जो पुस्तक चुराई गई थी, समय काल की ढाल, जो ब्रह्म लिपि में लिखी गई है, योर ऑनर, उसकी एक कॉपी इंटरनेट पर भी अपलोड की गई। मैंने उसे विस्तार से पढ़ा और उसमें एक खामी पाई। योर ऑनर, उस पुस्तक में समय पर किस तरह से काबू किया जाता है ये नहीं लिखा। ये जानकारी भी मुझे प्राप्त हुई कि समय पर काबू करने के लिए गेंडे के सींग से बने हथियार से हत्याएं करनी पड़ती हैं। और मान लीजिए अगर केशव ने वो पुस्तक पढ़ी भी होती और अगर ध्यान पूर्वक इनकी दी हुई लेक्चर सुनी भी होती, तो भी केशव को ये बात पता नहीं होती, क्योंकि पुस्तक में ये बात लिखी ही नहीं गई है। सही कह रहा हूँ, पुस्तक में नहीं है ये बात, लेकिन आपको पता था। आपको ये सब कैसे पता? योर ऑनर, कामत साहब का लिखा हुआ हर लेख मैंने पढ़ा। इन्होंने ये भी लिखा है कि कोई भी काला जादू पे पुस्तक पूरी नहीं होती, उसमें पूरी जानकारी नहीं होती। इसका कारण यह है कि कोई इसका दुरुपयोग न करे। एक अलग लेख में इन्होंने ये भी लिखा है कि कड़ी अनुसंधान के बाद इन्होंने इस काला जादू की विधि को पूर्ण रूप से समझा है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कामत साहब कि समय पर नियंत्रण पाने के लिए गेंडे के सींग से बना हुआ हथियार का उपयोग करना, ये बात केवल और केवल आप जानते हैं? ये तो सिर्फ मैं जानता हूं, आप कैसे जानते हैं इसके बारे में? योर ऑनर, जब मुझे संदेह हुआ कामत साहब पे, तो मैंने इंस्पेक्टर दवे से निवेदन किया कि इनके अतीत की छानबीन करें। छानबीन करते समय इंस्पेक्टर दवे ने इनके पर्सनल कंप्यूटर में भी झांका, तो पाया कि जिन 6 व्यक्तियों की बलि चढ़ाई गई, उन व्यक्तियों पर कामत साहब ने गहरे रूप से रिसर्च किया अपने पर्सनल कंप्यूटर पे। क्या मैं सही कह रहा हूं या सही कह रहा हूं कामत साहब? आपने खोज क्यों किया उन 6 लोगों के अतीत के बारे में? क्या था उनकी जिंदगी में ऐसा, बताइए।
क्या बात है केडी, मानना पड़ेगा कितनी बारीकी से तुमने प्रोफेसर कामत का झूठ पकड़ा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने जज साहब से ये रिक्वेस्ट क्यों की कि प्रोफेसर कामत को हाउस अरेस्ट में रखा जाए? अरे यार, हमारे जेल के डॉक्टर भी अच्छे से देखभाल कर लेते हैं। दवे, मैंने अदालत में सिर्फ ये सिद्ध किया है कि केशव ने हत्या नहीं की, ये नहीं सिद्ध किया कि कामत हत्यारा है। देख दवे, 6 हत्याएं हुई हैं। हर घटनास्थल पर तुझे वो काले जादू की सामग्री मिली है। अद्वितीय, वो जो गेंदे के सिंह का चाकू, वो भी कोई आम चीज नहीं है, आम वस्तु नहीं है। एक तो दुर्लभ है, दूसरी बात कि बहुत महंगी हो। सोचने वाली बात यह है कि हत्यारा जो भी है वो ऐसा चाकू लाया कहां से। अगर हमें ये पता चल जाए कि ऐसे चाकू कौन सप्लाई करता है तो हम किलर तक पहुंच सकते हैं। संभवत। बाबा बंगाली। बाबा बंगाली? बाबा बताओ ना बाबा, मेरे 4 करोड़ के हीरे चोरी हुए, कहाँ मिलेंगे बाबा? बच्चा, तुम्हारे हीरे तुम्हारे ही मुलाजिम ने चुराए ले। समझो वो हीरे मिल गए हमें। मिल गए? कहाँ है हीरे बाबा? तुम्हारे हीरे तुम्हारी जेब में है, तलाशी ले लो। बाबा हीरे मिल गए, बाबा हीरे मिल गए। बंगाली बाबा की जय, बंगाली बाबा की जय। बाबा, ये मेरी तरफ से 10 लाख रुपए आपके लिए। बाबा से जो मांगो वो दे देते हैं, बस दिल खोल के दान करो। जय बाबा की। कैसे हैं बाबा? क्या चाहिए बच्चा? सर्वप्रथम तो मैं आपका ये जो धन है इसे अग्नि के समर्पित करना चाहता हूं। ये क्या कर? अरे ये क्या कर रहा था? ये नोट नकली है दवे, बिल्कुल उस सुनार की तरह। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा बाबा, उसके हाथों में 200 रुपए की घड़ी, बैंकॉक वाली। 10 लाख रुपए यूं ही दे दिए आपको उसने, उन हीरो के लिए जो आपने उसे दिए, लेकिन उसने परखे ही नहीं। अरे सुनार की संतान भी उसे कोई चीज देती थी वो परख लेता है, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। मतलब आप ही का रचा हुआ ये खेल है। आप लोग कौन है? न्यूज़पेपर वाले हैं क्या? नहीं, ससुराल वाले तुझे ले जाने आए हैं। अरे हाँ, गलती हो गई। मैं ये चोरी चकारी का धंधा, ये सब धंधा कल से बंद, पक्का था। ये धंधा तो बंद हो ही गया समझो, माफी भी दे देंगे, लेकिन अगर एक प्रश्न का उत्तर दो तो। हाँ। ये गेंडे के सिंह का हथियार ये किसे बेचा था? नहीं साहब, मैं ये धंधा बिल्कुल नहीं करता साहब। तो यूं नहीं मानेगा, इन्हें दान प्रदान करना पड़ेगा। बोल, क्या दूं और दान? याद आया, 2 महीने पहले की बात है। एक कस्टमर बार-बार ईमेल कर रहा था, 10-15 ईमेल भेजे थे, जीत पकड़े बैठा था, उसी को 2 महीने पहले बेचा था साहब। टेक्नोलॉजिकल बंगाली बाबा हैं, मतलब लैपटॉप भी होगा। लाओ, वो आजकल इंटरनेट का जमाना है ना, तो सारे ऑर्डर नेट पे ही होते हैं। वो क्या है ना, पेमेंट भी डायरेक्ट हो जाते, कोई लफड़ा ही नहीं था। पता लगा बाबा के अकाउंट से किसका पैसा आया था? हाँ ठीक है, फिर 1 महीने पहले बाबा के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, और जिस IP एड्रेस से ट्रांसफर हुआ वो प्रोफेसर कामत के घर का है। तो ये हत्यारे के पास अपनी विधि पूरी करने के लिए समय बहुत कम बचा है, और बहुत शीघ्र 7वीं हत्या भी करेगा। मार डालूंगा तुम सबको अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। वो तो सही तो कह रहे हैं। चल चल हटो, क्या हो रहा है सब? केडी पाठक, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सब लोग ये समझते हैं कि वो काला जादू करते हैं, और ये कल तक जो उनकी रिस्पेक्ट करते थे आज उनके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। अबे जा,
सब जानते हैं कोर्ट में तेरे पापा से सवाल पूछे गए और वो डर गए, और हो ना हो सीरियल किलर वही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, और हत्यारे हो या ना हो, अपने गुरु के बारे में ऐसा बोलना पाप होता है। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सर अंदर है। तो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? जाओ चलो, ये खून बह रहा है तुम्हारे हाथों से। सर ये मेरा खून नहीं है। देख लिया हाउस अरेस्ट करने का नतीजा। योर ऑनर, केशव जी के विरुद्ध मैंने जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो सब मैं वापस लेता हूं। प्रोसिक्यूशन कहता है ये कि इनका दोष नहीं है, इन्होंने 6 लोगों का खून नहीं किया है, ये सीरियल किलर नहीं है, बल्कि सीरियल किलर जो है वो कामत था। ऑर्डर ऑर्डर। कामत साहब को पाठक साहब ने और दवे ने रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ मतलब आप क्या ये बलि चढ़ा रहे थे? 6 लोगों की चढ़ा दी, 7 लोगों की, अपनी बीवी की भी बलि चढ़ा दी। नहीं मारा मैंने अपनी सुधा को। अरे जायसवाल साहब सुनिए ना, कमाल कर दिया आपने। हाँ योर ऑनर, बाबा बंगाली के कथन के अनुसार एक साथ उसने 2-2 चाकू खरीदे, सेम टू सेम ऑर्डर किए थे। इसका मतलब हत्यारे के पास एक और चाकू है। योर ऑनर, हत्यारे ने गेंदे की सींग से बने 2 चाकू लिए थे, ये सोचकर कि अगर पुलिस उस तक पहुंचने वाली हो तो वो एक हथियार केशव के कक्ष में रखकर केशव को फंसाएगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटका देगा। लेकिन कामत जी जो दूसरे हथियार के साथ अपनी बीवी की लाश के पास जो पाए गए, उसका क्या? फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुधा जी की हत्या गेंडे के सींग से बने हथियार से ही की गई। केवल इतना ही नहीं है, जब कामत साहब की मेडिकल जांच करवाई गई तो इनके लहू में भी वही ड्रग ML44 पाया गया जो केशव के लहू में मिला था, जिसका ये अर्थ है योर ऑनर के हत्यारे ने सर्वप्रथम कामत साहब के अंदर ML4 ड्रग का प्रवेश किया। तत्पश्चात इन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। हत्यारे ने सुधा जी की हत्या की, इन्हें वहां बिठाया और वहां से फरार हो। नहीं, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ योर ऑनर कि अगर हत्यारे ने हत्या की और कामत जी को फंसाना चाहता था तो वो गेंडे के सींग वाला हथियार जो था वही उनके हाथ में थमा के चले जाता, नकली वाला हथियार क्यों? नहीं, मेरे सवाल ये है कि किलर ने सुधा जी को ही क्यों चुना? योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ अदालत को कि हत्यारा जो है उसने हथियार की फेरबदल की क्योंकि उसे एक और हत्या करनी, उसका काम पूरा नहीं हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। अब जायसवाल साहब के प्रश्न का उत्तर के सुधा जी को ही क्यों चुना? योर ऑनर, इस केस में यह स्थापित हो चुका है कि हत्यारा समय के अनुसार हत्याएं कर रहा है, पहर के अनुसार। जितनी हत्याएं हुई हैं वो सब पहर के अनुसार हुई। सुधा जी की हत्या 7वें पहर में हुई, अर्थात 12 से 3 के बीच। रात में 12 से 3 का समय सबसे शांत समय माना जाता है यहाँ। इसी कारण हत्यारे को बहुत ही शांत व्यक्ति की आवश्यकता थी। योर ऑनर, सुधा जी अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, इसी कारण हत्यारे ने सुधा जी को चुना। इस स्तर पर मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि हत्यारे का काम पूरा नहीं हुआ है। 8वां पहर अर्थात 3 से 6 बजे का पहर अब भी बाकी है। उसमें हत्यारा 8वीं हत्या करना चाहता है, किंतु योर ऑनर समय बहुत ही कम है उसके पास। मिस्टर पाठक, ये एक गंभीर विषय है। क्या आप अदालत को बताएंगे कि उस सीरियल किलर को रोकने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने उस व्यक्ति पर विशेष दृष्टि रखी हुई है। जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, अगला और शेष पहर हत्यारे के लिए 3 से 6 बजे का है। इस पहर में योर ऑनर रात दिन में परिवर्तित होता है। हत्यारे को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। योर ऑनर, सुधा जी की मृत्यु और कामत साहब का इस केस में फंसना यह संकेत देता है कि कामत साहब की सुपुत्री गीता के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
इसी कारण मुझे लगता है कि हत्यारे का अगला शिकार कामत साहब की सुपुत्री गीता होगी। ऑर्डर ऑर्डर। हत्यारे के पास समय बहुत कम है अपनी विधि पूरी करने की। मुझे पूरा संदेह है कि आज सुबह हत्यारे ने गीता को मारने का प्रयास किया होगा, और अगर ऐसा है तो बहुत जल्द इंस्पेक्टर दवे असल हत्यारे को लेकर अदालत में आते ही होंगे। एक मिनट, जेन्युइनली एक बात ऑब्जर्वेशन है मेरा योर ऑनर, जैसे पाठक साहब ने कहा दवे यहाँ पे कोर्ट में नहीं है, गीता भी कोर्ट में नहीं है, लेकिन एक और व्यक्ति है जो कोर्ट में नहीं है और वो है सनी, जो कामत जी का बेटा ही नहीं उनका स्टूडेंट भी है, ब्लैक मैजिक भी सीख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सनी इज अ सीरियल किलर। उसने पहले मदर को मारा और फिर अपनी बहन। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने प्रश्न तो उचित पूछा। पहले हमें भी ये संदेह था कि संभवतः सनी ही असल हत्यारा है, क्योंकि अपने पिताजी के रुपयों का उपयोग करके वो ये हथियार खरीद सकता था बाबा बंगाली से। वो इनके छात्र भी थे और जहां जहां कामत साहब अपनी पुस्तक रखते थे, सनी को ये पूरा अधिकार था कि इनके कक्ष में जाकर कोई भी पुस्तक ले सके। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये अधिकार तो कामत साहब ने अपने हर छात्र को दिया है कि इनके पुस्तकालय में जाकर कोई भी पुस्तक पढ़ना या वहां से कोई भी पुस्तक लेने का अधिकार इन्होंने अपने हर छात्र को दिया है। केवल इतना ही नहीं है, सनी जब बाकी छात्रों के साथ लड़ रहे तो सनी के हाथों में खून लगा हुआ। सर ये मेरा खून नहीं है, उन्हीं बदतमीजों में से किसी का है। तभी कुछ आभास हुआ योर ऑनर की असल हत्यारा। योर ऑनर, दवे साहब जरा इनका मुखौटा तो उतारो। ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पिछले 2 दिनों से गीता और सनी पर नजर रख रहा हूँ और आखिर केडी के बताए समय के हिसाब से आज सुबह किलर ने गीता को मारने की कोशिश की। आप क्यों चले गए? रंगे हाथों पकड़े गए हो तो क्या स्वीकार करना चाहोगे अपना अपराध? अपराध? कैसा अपराध? शैतान की पूजा करना तुम लोगों के लिए अपराध होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरी श्रद्धा है। क्यों प्रोफेसर कामत, आपने कहा था ना कि श्रद्धा की बात है। मानो तो भगवान और मानो तो शैतान, और मेरे शैतान ने मुझसे बलि मांग ली तो मैंने दे दी। बस एक चूक हो गई, अगर आज गीता को भी मार देता ना तो मेरा शैतान मुझसे खुश हो जाता, मुझे अमर कर देता। फिर तो मैं खुद चल के आता तुम लोगों के पास, क्योंकि उसके बाद तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। समय का शैतान बन जाता मैं। तुम जैसे व्यक्तियों की वजह से ही, तुम जैसे व्यक्तियों के कारण ये अंधविश्वास का रोग जो फैला हुआ है हमारे देश में, वो आज भी मिटाना कठिन हो रहा है। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत प्रकाश को 7 लोगों के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और केशव और प्रोफेसर कामत को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। और साथ ही यह अदालत पुलिस को बाबा बंगाली जैसे सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म भी देती है। द केस इज क्लोज्ड।
शराब भी खाता हूँ, करियर भी खत्म। अब वक्त आ गया है नागेश। दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। आप लोगों को गुमनामी के अंधेरे में जाते नहीं देख सकता मैं। नहीं देख सकता। रुको। अरे नागेश, माय फेवरेट कार्टूनिस्ट। क्यों अच्छी दादा? फर्स्ट क्लास। कम इन। अच्छा हुआ तुम आ गया। चलिए, हम तुमको अभी फोन करने वाला था। दादा मैं तो इस हफ्ते की कॉमिक स्ट्रिप देने आया था और मुझे भी आपसे न्याय रक्षक के बारे में एक मिनट नागेश, 6 मंथ्स हो गया है न्याय रक्षक को फिर से सर्कुलेशन में लाके। लेकिन अभी भी मार्केट में उसका वो पॉपुलैरिटी नहीं हो पाया है। 15 इयर्स बैक जब तुमने वो कैरेक्टर शुरू किया था तब तो पूरा देश में उसका पागलपन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उसका उतना पॉपुलैरिटी नहीं हो पाया है। लोग नहीं पढ़ता है उसको उतना। तो हम इस बार ये फाइनल कोशिश करेगा मार्केटिंग का, और अगर उसके बाद भी ये पॉपुलर नहीं हो पाया तो अनफॉर्चुनेटली हमको उसे बंद करना होगा। टेंशन मत लीजिए दादा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दादा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में न्याय रक्षक फिर से बच्चों में उतना ही पॉपुलर होगा दादा, और आपकी मैगजीन छपने से पहले ही बिक जाएगी दादा। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम तुम्हारा ये कॉमिक स्ट्रिप हमको देके जाओ, हम उसको देखेगा और कल का सर्कुलेशन में डाल देगा। जी दादा जी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। थैंक यू। गुड, थैंक यू। प्रोजेक्ट न्याय रक्षक। न्याय रक्षक को पता चल गया है कि घोटाला करने वाला मंत्री एक और डील करने शहर के सबसे बड़े होटल में किसी और नाम से रुका हुआ है। कब तक आएगा वो पैसे लेकर? मंत्री हूं मैं, मुझे वेट करवाएगा? अगले 5 मिनट के अंदर वो बंदा नहीं आया ना तो ये डील कैंसिल। न्याय रक्षक ने होटल के कॉरिडोर के सारे लाइट्स बंद कर दिए और मंत्री के होटल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। न्याय रक्षक अपने मैग्नेटिक ग्लोब्स का इस्तेमाल करके मंत्री के कमरे का दरवाजा खोल देता है। कौन है? न्याय रक्षक के खौफ से मंत्री अपने सारे काले चिट्ठे खोल देता है। जो तुमने बोला वो मैंने वो किया। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा अब तक नहीं मिली, और अगर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा नहीं मिली तो और भी मंत्री ऐसे घोटाले करते रहेंगे। और न्याय रक्षक ने ये कहते हुए उस भ्रष्ट मंत्री को उसके होटल के कमरे से नीचे फेंक दिया।
वाह एक्सीलेंट कमाल कर दिया न्याय रक्षक ने। अरे हाँ ए भाई सुनो, ये नागेश जी का कार्टून स्क्रिप्ट प्रिंटिंग के लिए रेडी है, हाँ? वो कल का सर्कुलेशन में डाल दो। तुम्हारा न्याय रक्षक को फिर से लोग पढ़ने लगा है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे पूरा विश्वास है मेरे न्याय रक्षक पे। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार न्याय रक्षक पहले से भी ज्यादा फेमस होगा। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। बैठो 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 बैठो। नागेश, हम क्या बोलता है, भगवान की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है। हाँ, अरे तुमने तो न्यूज में देखा होगा ना, तुमने तुम्हारा कार्टून में जैसा जैसा दिखाया है बिल्कुल वैसा वैसा मर्डर हुआ है वो करप्ट मिनिस्टर का, वो भी हमारे एक कॉमिक छपने का जस्ट पहले। हाँ बोलो, इससे अच्छा कोइंसिडेंस और क्या हो सकता है? आई एम सॉरी दादा, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तो बस बच्चों को। अरे तुम इतना क्यों डरता है? अरे हम कहाँ बोला कि तुमने खून किया है? अरे जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। अच्छा ये बताओ, इस बार किसका न्याय करने को जाएगा हमारा न्याय रक्षक? वही दादा, वो करप्ट मिनिस्टर को जो डिफेंड करता है, रिपोर्टर मोहन गुप्ता, न्याय रक्षक उसको मिलने जा रहा है। एक खबर के 15 लाख, क्या बात है। इस हिसाब से तो मैं 2 या 3 साल में ही रिटायरमेंट ले सकता हूं। रिपोर्टर चौंक जाता है अपने कमरे में न्याय रक्षक को खड़ा देखकर। कौन है तुम? कहीं तुम वही मास्क वाली तो नहीं जिसने मिनिस्टर साहब को मारा था? हाँ, मैंने ही फेंका उसे होटल के कमरे से, और तूने उसे न्यूज़पेपर में शहीद बना दिया। हाँ तो क्या हुआ? मेरा काम ही है वो। तुम्हारा काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाओ, लेकिन तुम्हें पैसे खाने से फुर्सत मिले तब ना। लगता है तुम्हें पैसे खाने में बड़ा मजा आता है। ये लो, कम से कम तुम्हारी मौत का तो मजा लोगे तुम। न्याय रक्षक ने उस रिपोर्टर के टेबल पे जितने पैसे रखे थे वो एक एक नोट करके रिपोर्टर को खिलाने लगता है। हेलो सर, आपने ये 2-2 हत्याएं क्यों की? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ो मुझे। मंत्री शांति सिंह यादव और रिपोर्टर मोहन गुप्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने अभी मशहूर कार्टूनिस्ट आगेश कुमार को गिरफ्तार किया है। कैमरामैन संजय के साथ मैं प्रीति, मुंबई लाइव। आप तो इस नागेश को जानते हो ना? केवल जानता नहीं है, बहुत बड़ा फैन हूँ नागेश का, उसके कार्टून्स का। सोचने वाली बात है वरुण, एक कलाकार, एक चित्रकार किसी मंत्री की और रिपोर्टर की हत्या क्यों करेगा? केडी, मैंने खून नहीं किया है उस मंत्री और रिपोर्टर का। घटनास्थल से पुलिस ने तुम्हारे उंगलियों के निशान प्राप्त किए हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता केडी कि उनको मेरी उंगलियों के निशान कैसे मिले। लेकिन मैं जानता हूँ कि खून किसने किया है। पुलिस को बताया क्यों नहीं? बताने की कोशिश की मैंने, केडी, मैंने बताने की कोशिश, लेकिन वो मुझे पागल समझते हैं। नहीं, क्यों पागल समझते तुम्हें? और किसने हत्या की है बताओ मुझे। न्याय रक्षक ने, मेरे कार्टून कैरेक्टर ने, वो खुद मेरे स्टूडियो पे आता है मुझे मिलने। तुम तो कार्टून हो ना मेरे कॉमिक स्ट्रिप के,
सही कहा आपने, मैं आपका कार्टून कैरेक्टर हूँ, लेकिन अब मैं कार्टून से बाहर आ गया हूँ आपकी मदद करने। टेडी, उसी ने मुझे बताया कि उसने ये सब किया है। उसी ने मुझे कहा था कि वो मेरे कार्टून को नया जीवन देंगे, मुझे पहले जैसा मशहूर बनाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था टेडी कि वो खून भी कर सकता है। टेडी, टेडी, मेरी बात तो सुनो। टेडी, क्या तुम्हें भी लगता है मैं पागल हो चुका हूँ? जी हाँ मैं लॉर्ड, पागल हो गए हैं नागेश कुमार। 15 साल पहले नागेश जी के बनाए गए कार्टून दुनिया भर में इतने फेमस हो गए थे कि पूरे देश में खलबली मच गई। मुझे याद है, मैं खुद उस टाइम पे स्कूल में हुआ करता और मैं खुद उन कार्टून्स का बहुत बड़ा फैन था। खासकर कि वो इनका सुपर हीरो न्याय रक्षक इतना फेमस हो गया था कि बच्चे अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा दिया करते थे ये सोच के कि सचमुच का न्याय रक्षक आएगा और उनको बचा ले। लेकिन योर, जैसे जैसे समय बीतता गया, नागेश जी और उनके कार्टून्स की पॉपुलैरिटी भी घटती चली गई और एक समय इतना बुरा आ गया कि नागेश जी को किसी भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के एडिटर ने मिलने जुलने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने उनके साथ हाथापाई की। योर, उस केस के डॉक्यूमेंट्स आपकी टेबल पर हैं। कोर्ट ने तब नागेश जी को साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर भाटिया से इलाज कराने के निर्देश भी दिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर नागेश कुमार को पिछले 5 साल से जानता हूं और 5 साल से ही ये मेरे पेशेंट। इनके करियर में जितनी जल्दी इन्होंने फेम प्राप्त किया, उतनी जल्दी इनका फेलियर भी हो गया, जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इनके कार्टून्स को लोगों ने पढ़ने से मना कर दिया। अक्सर ऐसे पेशेंट्स ऐसा समझते हैं कि वो दूसरे की साजिश का शिकार हो रहे हैं, इसे विक्टिम सिंड्रोम कहते हैं। इसकी वजह से कई बार ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ऑर्डर, ऑर्डर। डॉक्टर भाटिया, नागेश जी अपने इस फेलियर की वजह से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मेदार मानते थे? I mean, अपने इस विक्टिम सिंड्रोम की वजह से? इनके ट्रीटमेंट सेशंस के दौरान इन्होंने कई बार उन दोनों का नाम भी लिया। देखो नागेश, ऐसा होता है अक्सर। शायद लोगों को कुछ नया चाहिए। तुम कुछ नए कार्टून कैरेक्टर्स क्यों नहीं बनाते? जब से उस मिनिस्टर के खिलाफ मैंने न्यूज़पेपर में कार्टून बनाया है ना, तब से कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर ने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। और वो मिनिस्टर का खरीदा हुआ रिपोर्टर मोहन, उसने उसके आर्टिकल में मेरे कार्टून की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। डॉक्टर साहब, वो मोहन को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा वो मोहन को। नो, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा उसको। छोड़ो मुझे डॉक्टर। नागेश, रिलैक्स, काम डाउन। नागेश जी अपने डाउनफॉल का जिम्मेदार मिनिस्टर शांति सिंह और रिपोर्टर मोहन को मानते हैं। और अब जब एक बार फिर से इनको अपने करियर बनाने का मौका मिला, तो ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इन्होंने मिनिस्टर शांति सिंह और रिपोर्टर मोहन का खून कर दिया। नहीं 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 साहब, नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। उन दोनों को न्यायी रक्षक ने मारा है, मेरे कार्टून ने मारा। साइलेंट इन द कोर्ट। नागेश जी कहते हैं कि इन्होंने खून नहीं किया, इनके कार्टून न्याय रक्षक ने खून किया। मैं अपने इस पॉइंट को और इलैबोरेट करके बताने के लिए टोटल मजा नाम की एक मैगजीन के एडिटर मिस्टर बोस को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। खून होने के कुछ दिन पहले ही नागेश जी ने मुझे वो कार्टून दिया और उन्होंने उस कार्टून में जैसा जैसा दिखाया वो मर्डर बिल्कुल वैसा वैसा ही हुआ। सर, मिस्टर बोस, आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शक नहीं हुआ कि ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है। फर्स्ट टाइम जब मिनिस्टर साहब का खून हुआ तब हमको लगा कि ये शायद कोइंसिडेंस है, लेकिन सेकेंड टाइम जब वो रिपोर्टर मोहन गुप्ता का भी खून हुआ और एग्जैक्टली सेम वे, तब हमको लगा सर हमने तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था। सर, थैंक यू मिस्टर बोस, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इनकी कंप्लेन के बाद जब इंस्पेक्टर दवे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो दोनों क्राइम सीन पर नागेश जी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। इसका मतलब साफ है योर ऑनर, नागेश जी ने ना सिर्फ हमारे समाज के 2 रिस्पेक्टेड लोगों का खून किया, बल्कि खून करने से पहले उनका उल्लेख अपनी कार्टून्स के जरिए इस प्रकार किया कि जैसे वो विक्टिम्स का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, जिस सुंदरता से आपने अपनी दलील रखी बहुत भाया मुझे। फिर भी आपकी अनुमति हो तो अपना पक्ष रखने का प्रयत्न करना चाहूंगा। थैंक यू।
योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब की सुंदर दलील से उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे मुवक्किल नागेश के पास मंत्री जी और रिपोर्टर मोहन गुप्ता की हत्या करने का उद्देश्य था, किंतु इन्होंने ये हत्याएं की, इसका कोई ठोस प्रमाण प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत में रखा नहीं। मैं कह रहा हूं ना केडी सर आपसे कि नागेश जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। पहले ये कार्टून बनाते हैं और फिर जब इनको दौरा पड़ता है तो ये वही कार्टून का कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़ते हैं खून करने के लिए। और अगर ये सच नहीं है केडी सर, तो नागेश जी के फिंगरप्रिंट इंस्पेक्टर दवे को घटना स्थल पर कैसे मिले? यही समझाने का प्रयास कर रहा था। योर ऑनर, जिस होटल में मंत्री शांति सिंह जी की हत्या की गई, उस होटल के रजिस्टर की कॉपी आपके मेज पर रखी हुई। इस रजिस्टर के अनुसार मंत्री जी की हत्या के 2 दिन पूर्व योर ऑनर, मेरे मुवक्किल नागेश जी उस होटल में ठहरे थे, उस होटल के उसी कक्ष में जो उनका मनपसंद कक्ष था। स्पष्ट है योर ऑनर कि जब ये वहां ठहरे तो उस होटल के कक्ष में इनकी उंगलियों का छाप पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं। केवल इतना ही नहीं है, रिपोर्टर मोहन गुप्ता के बिल्डिंग की वॉचमैन की रजिस्टर की कॉपी भी आपकी मेज पर रखी हुई, जिसके अनुसार मेरे मुवक्किल नागेश जी 1 दिन पूर्व मोहन जी से मिलने गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पिछले आर्टिकल में मेरे कार्टून की धज्जियां उड़ा दी थी और मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो तुमने उस मिनिस्टर के कहने पर किया था, लेकिन इस बार मेरे कार्टून का मजाक मत उड़ाना, वरना क्या? तुम जैसे लोग सोसाइटी में अपनी औकात नहीं जानते। कार्टून बनाओ, बच्चों को खुश करो, हाँ? नेताओं से पंगे लेने की क्या जरूरत है? और मैंने तो ये भी सुना कि मंत्री जी के मरने के पहले तुमने उनके ऊपर फिर से एक कार्टून बनाया था। इस बार तेरे पे ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना नागेश, बच्चा तो क्या, कुत्ता भी तेरा कार्टून नहीं देखेगा, समझा? खून से 1 रात पहले ये मोहन के घर गए थे और इन्होंने उसको धमकी दी थी मारने की। हाँ, धमकी इन्होंने दी, लेकिन हत्या इन्होंने नहीं की। हत्या अगर इन्होंने नहीं की तो हत्या किसने की गेडी सर? खुद न्याय रक्षक ने? बिल्कुल उचित कह रहे हैं योर ऑनर, ये हत्या न्याय रक्षक ने ही की। ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं केडी? न्याय रक्षक तो एक कार्टून है। जी योर ऑनर, नागेश जी के हाथों बना हुआ एक कार्टून, किंतु नागेश जी का यह कहना है कि न्याय रक्षक स्वयं इनसे भेंट करने आते हैं। मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि इस केस की छानबीन के समय हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि घटना स्थलों के आसपास अनेक व्यक्तियों ने न्याय रक्षक को देखा। योर ऑनर, उन व्यक्तियों ने पुलिस के सामने अपना कथन दिया है, जो इस फाइल में दर्ज। मैं चाहता हूं कि आप एक मुख देखें। योर ऑनर, इस मुखौटेदार व्यक्ति का रूप हूबहू वैसा ही है जैसा कि कार्टून नागेश जी ने बनाया है। मेरा यह मानना है कि इस मुखौटेदार का पकड़ा जाना इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं इस केस की आगे छानबीन करने के लिए डिफेंस को समय दिया जाए। ठीक है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। तो पूरा फुटेज ध्यान से देखा? न्याय रक्षक यहाँ के अलावा और कहीं नहीं दिखा? नहीं सर, ये एक ही झलक है और इसे देखकर तो साफ जाहिर कोई तो है जो न्याय रक्षक का कॉस्ट्यूम पहनकर खून कर रहा है। यही तो पता लगाना है। कैसे लगाए? कोई प्रमाण, कोई कड़ी सामने नहीं आ रही। सर, न्याय रक्षक का होटल से बाहर जाते समय का फुटेज नहीं। हो सकता है कि उस आदमी ने कपड़े बदल दिए। वो आदमी हो सकता है अपने असली रूप में होटल से बाहर चलकर गया हो। कैसे पता लगा है? मंत्री जी की हत्या के बाद 400 से अधिक व्यक्ति होटल छोड़कर बाहर गए। ये देख रहा है? न्याय रक्षक के जूते। सर, ये तो न्याय रक्षक जैसे ही जूते। ये पोशाक तो कहीं से भी बनवाई जा सकती है, लेकिन जूते किसी विशेष कंपनी से बनवाए होंगे। सुपर्ब सर,
ऐसे कस्टमाइज जूते बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, और ऐसे कंपनियों से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कॉस्ट्यूम किसने बनाया। चल, पता चल गया। जूता बनाने वाली कंपनी का नाम है ब्लैक सोल। किसी स्नेहा नाम की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने पिछले महीने ऐसे जूते बनाने का ऑर्डर दिया था। ब्लैक सोल जूते की कंपनी है। उनका कहना है कि ये जूते आपने वहां से बनवाए थे विशेष ऑर्डर देकर। राइट सर, मैं एक्चुअली एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। अक्सर जूतों के ऑर्डर आते हैं तो मैं मंगवा ही लेती हूँ, बनवाने में ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन आप लोग मुझसे ये सवाल। मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जूते हैं वो इस पोशाक का अंश, ये पोशाक भी आप ही ने बनाई है? राइट सर, न्याय रक्षक। मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए जब ये मुझे ऑर्डर आया तो मैंने प्रॉपर डिटेलिंग करके डिलीवरी करवाई थी। एक्चुअली मैंने 2 कॉस्ट्यूम्स बनाए थे। किसने ऑर्डर किया था, कहाँ भेजा, ये सारी सूची तो होगी आपके पास? हाँ सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। महाकाली वेयरहाउस। महाकाली वेयरहाउस। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नोटिस, महाकाली वेयरहाउस की जमीन सेल हो जाने के बाद ऑफिस दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। अगर ये वेयरहाउस 5 महीने से बंद है तो फिर न्याय रक्षक के कॉस्ट्यूम की डिलीवरी यहाँ क्यों हुई? मैं ऑफिस में जाकर पता करता हूँ। कौन है वहाँ? रुको! न्याय रक्षक ने अपने दुश्मन को मारने के लिए एक डिटेल ट्रैप सजा रखा है, जहां उसके दुश्मन के निर्धारित स्थान पे खड़े होते ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसकी जानकारी के बिना पाइप में बॉल जैसे ही रोल होता है, वो पाइप एक टूटे हुए तार को जोड़ देता है। न्याय रक्षक दुश्मन के मरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसकी मौत पे हंसने लगता है। थैंक्स दवे। तुम ठीक हो? हाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? इन्वेस्टिगेशन करने आया था। न्याय रक्षक की कॉस्ट्यूम की डिलीवरी यहाँ हुई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे खबर मिली कि यहाँ किसी की जान पे हमला होने वाला है। कौन है वहाँ? रुक! हाँ हाँ, हमको मत पकड़ो। हाँ, हमको मत पकड़ो सर। अरे नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है सर। अरे हम तो उधर वो कुरियर का बैग लेने को गया था सर। अर्थात आप ही ने वो न्याय रक्षक का पोशाक बनवाया था स्नेहा? हाँ सर, वो कॉस्ट्यूम हमने ही वो स्नेहा को बोल के बनवाया था सर। लेकिन सर वो तो हम नागेश को हेल्प करने के लिए किया था सर। योर ऑनर, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है सर, इसलिए हमको लगा कि इनका वो कॉमिक और पॉपुलर होना चाहिए और लोगों ने उसको पढ़ना चाहिए सर। क्योंकि जब वो एक्टर वो कॉस्ट्यूम पहन के रास्ते में चलेगा तो और लोग उसको देखेगा और चर्चा होगा सर, इसीलिए हम वो किया सर। इनफैक्ट हमने तो वो आर्टिस्ट को भी इधर लेके आया सर। वो सुमित है उसका नाम। वो देखो, ए सुमित आओ ना। क्या सुमित, जरा सच बताओ, न्याय रक्षक की पोशाक पहनकर शहर में तुम ही घूम रहे थे? जी हाँ सर, लेकिन मैंने सिर्फ 3 दिन ही वहाँ पे काम किया था,
उसके बाद में मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैं इनके साथ में कोई काम नहीं करना चाहता था। बोस साहब के प्रति इतना क्रोध आपके मन में क्या है कारण इसकी? सो उस रात जिस दिन मंत्री जी होटल के कमरे से नीचे गिरे थे, उसी रात मैं पास में रोड पे अपने न्यायिक रक्षक की कॉस्ट्यूम में घूम रहा था कि मैंने देखा। रुक 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 भाई रुक, तू है कौन? ये मेरा एरिया है। बोस दादा ने मुझे आज रात में यहाँ पे आने को बोला था। मेरा हाथ। और जब मैंने बोस दादा से पूछा कि उस एक्टर का नाम और एड्रेस मुझे बताओ, तो उन्होंने मुझे देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही बताइए सर, मैं इन लोगों के साथ में कैसे काम कर सकता हूँ? मैं क्या बताऊं? अभी जो बताएंगे बोस साहब वापस आके बताएंगे। आप ही थे ना उस दूसरे पोशाक में? कौन था? सर हम सच बोलता है सर, हमको कुछ नहीं मालूम सर। नहीं, दूसरा एक्टर कौन था? उधर कोई दूसरा एक्टर नहीं था। इनफैक्ट हमने उस नेहा जी से 2 कॉस्ट्यूम बनवाया था और एक्टर भी 2 था सर। एक तो वो सुमित जो अंधेरी में रहता है और दूसरा राजेश जो मरीन लाइंस पे रहता है। इनफैक्ट हमने वो राजेश से पूछताछ भी किया वो सुमित के कंप्लेंट के बाद, लेकिन वो तो मरीन लाइन से बाहर कहीं गए नहीं सर, वो उधर ही था। नहीं, वो नहीं गया तो आप गए होंगे। आप थे मतलब? सर हमको सचमुच नहीं मालूम है सर, हम तो उधर था ही नहीं सर। हम तो वो स्टेट प्रेस मीट के लिए किया था। आप उधर पूछ के देख लीजिए। आपने छुपाया क्यों? ये पूरी बात आपने पिछली सुनवाई में क्यों नहीं बताई? अरे तो क्या करेगा सर, हम क्या करेगा? हम बहुत डर गया था ना सर, बहुत डर गया था सर। हम जब वो नागेश गिरफ्तार हो गया और उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि वो न्याय रक्षक ने खून किया है, तो हम डर गए सर। हमको लगा कि पुलिस आके हमको पकड़ लेगा, क्योंकि सर वो कॉस्ट्यूम के अलावा वो कार्टून स्ट्रिप को छापने से पहले हमने ही पहली बार पढ़ा था सर, और इसलिए हमने आपको नहीं बोला सर। मुझे तो लगता है कि मिस्टर बोस और नागेश इन दोनों की कुछ मिली भगत चल रही, क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले मिस्टर बोस ने हमें बताया कि इनके और मिस्टर नागेश के अलावा अगला खून कब, कैसे और कहां होने वाला है, ये बात कोई नहीं जानता। नहीं आर्यमन साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके इस वाक्य से कैसे सिद्ध होता है कि नागेश जी ने ये हत्या की? लगता है आप भूल रहे हैं कि इंस्पेक्टर दवे कैसे उस घटना स्थल पे टाइम पे पहुंच गए। इंस्पेक्टर दवे, आपको कैसे पता चला कि अगला खून वेयर हाउस में होने वाला है और आपको वहां किसी की जान बचाने पहुंचना है? योर ऑनर, वो उधर जाके चुपचाप बैठ जा। चौगले। यस सर। साहब पेन और पेपर मांग रहा है, एकदम एंटीक है सर। तो लाके देना यार, आर्टिस्ट है, शायद बिना कुछ ड्रॉ किए नींद नहीं आती होगी। साहब बोल रहे हैं इसलिए दे रहा हूँ। दे दो जल्दी। क्या बना रहे हो? न्याय रक्षक किसी का खून करने वाला है इंस्पेक्टर साहब। वो मेरा कहा कभी अनसुना नहीं करता। मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो वही करता है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। इस बार मैं कोई चांस नहीं ले सकता। तो इस तरीके से समय पर पहुंच के इंस्पेक्टर दवे ने वरुण की जान बचा ली, वरना नागेश और मिस्टर बोस की सांठगांठ के चलते एक और निर्दोष की जान चली जाती है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब, इस दलील में बहुत सारे छेद हैं। सर्वप्रथम ये प्रश्न उठता है कि जो चित्रलेख नागेश जी ने बनाया उस विषय में बोस साहब को पता कैसे चला? क्योंकि पुलिस स्टेशन के रजिस्टर के अनुसार बोस साहब तो क्या, कोई भी व्यक्ति नागेश जी से भेंट करने गया नहीं था। द्वितीय ये कि सुमित ने हमें बताया कि घटनास्थल जहां मंत्री जी की हत्या की गई, उसने न्याय रक्षक के पोशाक में किसी व्यक्ति को देखा, जबकि बोस साहब वहां नहीं थे, वो स्टेट प्रेस मीट में थे। फिर वो व्यक्ति कौन था? योर ऑनर, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि कोई है हत्यारा जो न्याय रक्षक की पोशाक पहनकर ये हत्याएं कर रहा है, और वो अब भी खुला घूम रहा है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दिया जाए इस मामले में आगे छानबीन करने की। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। नागेश, तुम्हें पता कैसे चला कि वेयर हाउस में हमला होने वाला? एडी, मैं आपको बता चुका हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैंने वो ड्राइंग कैसे कर ली। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि मेरे दिमाग में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो मुझसे ड्राइंग करवाती है। हाँ,
स्केच। क्या लगता है केडी, सच बोल रहा है? पता नहीं था, हो सकता है ये उसके मानसिक रोग का एक अंश हो। ये तो उसके जो डॉक्टर है, डॉक्टर भाटिया, वही बता सकते। डॉक्टर भाटिया, नागेश कह रहा था कि उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये उसकी बीमारी का अंश है? यस मिस्टर केडी, नागेश जैसे डिप्रेशन के मरीज इस तरह की अलग दुनिया अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिसमें वो फेमस भी हैं, सफल भी हैं। ये शायद नागेश को उन्हीं लोगों की आवाज़ें उसके दिमाग में सुनाई देती हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। ये भी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। चलिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत जल्दी ये न्याय रक्षक जो है पकड़ा जाएगा। साहब खाना लगाऊं क्या? रख दे यार, बाद में खा लूंगा। मुझे दो। पागल हो गया क्या? साहब का खाना है। मुझे पेन और पेपर दो। पेन। क्यों बार बार पेन और पेपर मांगते रहते हैं? पेन और पेपर दो, मुझे ड्रॉ करना है। नागेश, 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 दबे होल्ड कर। हाँ बोल, गाड़ी चला रहा था। केडी वो सब छोड़ो, नागेश ने फिर से एक स्केच बनाया है। अच्छा, तो क्या एक और हत्या होने वाली है? हाँ केडी, स्केच में मरने वाले की गाड़ी का नंबर और तुम्हारी गाड़ी का नंबर सेम है, और वो तुम्हें जंगल के किसी सुनसान रास्ते पर मारने वाला है। केडी, आज रात तुम जंगल के रास्ते से मत जाना, अपने ऑफिस में रहना। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तो जंगल के रास्ते में ही हूँ दबे, तू चिंता मत कर। क्या केडी, केडी गाड़ी मत रोकना प्लीज। मुझे हेलो 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 केडी, हेलो दबे। कौन हो तुम? केडी, केडी तुम ठीक हो? अच्छा उठो। योर ऑनर, जब नागेश जी से पुलिस ने पूछा कि ये किस प्रकार से वो चित्र बनाते हैं, कैसे उन्हें पता लगता है कौन सा चित्र बनाना, तब नागेश जी ने कहा कि इन्हें अपने मस्तिष्क में एक ध्वनि सुनाई दे। पहले तो हमें लगा कि नागेश जी स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं, किंतु ऐसा नहीं था। सत्य का पता लगाने के लिए योर ऑनर हमें नागेश जी के मानसिकता में झांकना पड़ा, अर्थात इनका MRI करवाना पड़ा। कि अरेमन जी, वो जरा मेरे पाँव में चाकू मार दिया, जरा वो रिपोर्ट ऊपर ही पड़ी। धन्यवाद योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे की उपस्थिति में नागेश जी का ये MRI कराया गया, और इस सूची में हमने ये पाया कि इनके दिमाग में एक माइक्रोचिप डाला गया।
योर ऑनर, ये माइक्रोचिप केवल अमेरिका में बनता है और यहाँ पर उसका उपयोग, भारत में इस माइक्रोचिप का उपयोग अब भी अवैध है। हमने उस अमेरिकी कंपनी से संपर्क किया ये जानने के लिए कि वो माइक्रोचिप कब, किसे और कहाँ बेचा गया था। तब जाकर पता चला कि ये माइक्रोचिप इनके दिमाग में किसने डाला? इनके अपने डॉक्टर भाटिया। डॉक्टर साहब, क्या ये चिप आपने लगाया था इनके मस्तिष्क में? जी जी हाँ, लेकिन ये तो मैंने इनके इलाज के लिए लगाया। नागेश सुसाइडल हो गए थे और इनको बचाने के लिए मेरे पास यही एक जरिया था। उस चिप के कारण मैं इनके मस्तिष्क को मॉनिटर कर रहा था ताकि समय रहते मैं इनको संभाल। योर ऑनर, मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चिप द्वारा डॉक्टर अपने पीड़ित को नियंत्रण में रखता ही है। इसके अतिरिक्त पीड़ित के साथ डॉक्टर संपर्क भी कर सकता है और इसी प्रकार से आप संपर्क करते रहे नागेश जी के साथ, इन्हें बताते रहे कि किस प्रकार का, कैसा, कब कार्टून बनाना है, क्या करना है। सही कह रहा हूँ मैं? और इतना ही नहीं, जब आपके क्लिनिक से मैं निकला तो आपको संदेह हो गया। आपको संदेह हुआ था ना कि मैं समझ गया हूँ कि कौन है न्याय रक्षक। तभी आपने मेरे गाड़ी का वो केबल भी काटा और चाकू भी मारा मेरे पाँव। आपने मारा? हाँ हाँ, मैं ही हूँ न्याय रक्षक, मैं ही हूँ न्याय रक्षक। मैंने ही उस मिनिस्टर और उस रिपोर्टर को मारा है और मैंने ही आप पर और वरुण पर हमला किया। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। डॉक्टर साहब, एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को बचाने के ये आरोप अपने सर ले। इनकी बेटी स्नेहा योर ऑनर। आपकी अनुमति हो मैं उन्हें अदालत में बुलवाऊं। ले आइए स्नेहा जी को। जब मैं डॉक्टर भाटिया की क्लिनिक में गया तो मेरी दृष्टि इनकी मेज पर रखी इनकी सुपुत्री के चित्र पर पड़ी। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे और मैंने जब स्नेहा के अतीत की जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्नेहा न्याय रक्षक की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। केवल इतना नहीं योर ऑनर, वो बच्ची जिसने छलांग मारी थी ये सोचकर कि न्याय रक्षक आकर उसे पकड़ ले, उसने ही डॉक्टर भाटिया को यह आभास हुआ कि उनकी सुपुत्री मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। वर्षों उनका उपचार किया, स्नेहा ठीक भी हुई, किंतु फिर जब बोस साहब ने अपने प्रकाशन में नए न्याय रक्षक का कार्टून छपवाया तो इनकी बीमारी लौट आई। क्यों भाटिया, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? ये बिल्कुल ठीक कह रहे। स्नेहा नागेश और न्याय रक्षक की बहुत बड़ी फैन। वो नागेश के ट्रीटमेंट सेशन में भी मेरे साथ थी और मुझसे पूछवाती थी कि पापा इनसे पूछो ना नेक्स्ट कार्टून में क्या बनाने वाले हैं। नागेश बताओ कि तुम अब क्या करने वाले हो? मैं आत्महत्या करने वाला हूं। कोई इज्जत नहीं करता मेरे न्याय रक्षक की। स्नेहा को उस समय बहुत बड़ा सदमा लगा जब उसे ये बात पता चली कि नागेश सुसाइड कर रहा है। अगर नागेश मर जाता तो न्याय रक्षक भी मर जाता। स्नेहा बोस दादा के लिए वही डिजाइन का सूट बना रही, उसने अपने लिए भी वैसा ही सूट बना लिया। नागेश के दिमाग से सुसाइड का विचार निकालने के लिए स्नेहा ने उस रिपोर्टर और उस मंत्री को वैसे ही मारा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, जब वरुण स्नेहा से उस वेयर हाउस का पता लेकर वहां पहुंचा तो स्नेहा ने उसे वहीं मार देने की योजना बनाई ताकि आरोप नागेश से हटकर
बोस साहब के सर पर था। योर ऑनर, जब इंस्पेक्टर दवे ने स्नेहा के बुटीक की छानबीन की, वहां से स्वर और ध्वनि बदलने वाला यंत्र मिला। मेरा संदेह तो विश्वास में बदल गया कि स्नेहा ही है न्याय रक्षक। योर ऑनर, इन हत्याओं के जिम्मेदार स्नेहा के साथ उनके पिता डॉक्टर भाटिया। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत स्नेहा भाटिया और डॉक्टर भाटिया को मंत्री शांति सिंह यादव और रिपोर्टर मोहन गुप्ता के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही पुलिस को यह आदेश देती है कि स्नेहा भाटिया का मानसिक इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करवाया जाए। साथ ही कार्टूनिस्ट नागेश कुमार और बोस दादा तमाम इल्जामों से बरी करती है ये अदालत। द केस इज क्लोज।